वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान को लेते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा पेपर है जिसके बिना आपका एजुकेशन का एरिया कंप्लीट नहीं हो सकता। जब एक टीचर किसी बच्चे को पढ़ाता है या अपने क्लास में अपना टीचिंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसे बच्चों का व्यवहार, स्कूल का माहौल, इन सब बातों को देखकर अपनी टीचिंग को स्टार्ट करना होता है। तो जब तक एक टीचर अपने बच्चे के व्यवहार को नहीं समझ पाएगा, जब तक एक टीचर अपने बालक के हाव भाव या उसकी क्रिया प्रतिक्रिया या जो भी उसका मानसिक जो व्यवहार है उसको नहीं समझ पाएगा, तब तक उसका शिक्षण कार्य या उसका क्लास का जो भी वर्क है वो इनकम्प्लीट रहेगा, वो क्लास पूरी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अगर हमें अपने टीचिंग एरिया को इफेक्टिव बनाना है तो हमें साइकोलॉजी का पूरा अच्छे ढंग से स्टडी करना होगा, क्योंकि जब हम साइकोलॉजी का स्टडी करेंगे तब हम बच्चे के व्यवहार का या मानव व्यवहार का संपूर्ण अध्ययन करके उसको सही दिशा दे पाएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा या मनोविज्ञान में शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के ही संबंधों को व्यक्त किया जाता है। शिक्षा के बारे में हम पहले भी जान चुके थे कि शिक्षा कहाँ से आई, उसका अर्थ क्या होता है, कितने लोगों ने उसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी। तो आज हम मनोविज्ञान को समझेंगे, क्योंकि शिक्षा और मनोविज्ञान के साथ ही रह के हमारी जो है वो टीचिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है, मनोविज्ञान से हम क्या समझते हैं? तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहारों का अध्ययन होता है, जिसमें प्रत्येक बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। या ये कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय व्यवहारों का, उनके मूल्यों का, उनके विकासात्मक पहलुओं का और उनके संवेगों का कंप्लीट अध्ययन करता है और हमें उस बारे में जानकारी देता है। कुछ टाइम पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से जोड़ा जाता था, क्योंकि दर्शन में भी आत्मा, परमात्मा और हाव भाव और जितनी भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, व्यवहार है, उनका अध्ययन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी चेंजेस आए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मनोविज्ञान जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का साइकोलॉजी, उससे लिया गया है। साइकोलॉजी शब्द जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, पहला साइकी और दूसरा है लोगास। साइकी का अर्थ यूनानी भाषा में होता है आत्मा और लोगास का मतलब होता है उसका अध्ययन करना। अगर हम कंप्लीट तौर पर उसको जोड़ते हैं तो मनोविज्ञान का अर्थ हुआ आत्मा के व्यवहार का अध्ययन करना, आत्मा के रूप का अध्ययन करना। तो जिस विज्ञान के थ्रू हम आत्मा और व्यवहार और परिणाम और संवेग और संज्ञानात्मक पहलू इन सब का अध्ययन करते हैं, वो विज्ञान मनोविज्ञान कहा जाता है। दर्शन शास्त्र से इसको इसलिए जोड़ा गया कि इसमें आत्मा का जो है वो परिचय दिया गया, लेकिन आत्मा का परिचय दर्शन शास्त्र में कुछ अन्य ढंग से दिया गया था और मनोविज्ञान में कुछ अन्य ढंग से जो है वो समझाया गया है। क्योंकि मनोविज्ञान के अंतर्गत जब एक बालक को हम अध्ययन करते हैं, जब हम बालक के एक साइकोलॉजी को समझते हैं, तो हमें उसका कंप्लीट अध्ययन करना पड़ता है कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका आईक्यू कैसी है, उसका नेचर क्या है, उसके सीखने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो किस टाइप के माहौल में पढ़ना चाहता है, उसे किस मेथड से हम पढ़ा सकते हैं। तो ये एरिया मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र से कुछ अलग है। माना मनोविज्ञान को भी आत्मा के रूप में गया, व्यवहार के रूप में गया और कई चीजों में माना गया, लेकिन दर्शन और मनोविज्ञान में डिफरेंस थे। वो कंप्लीट आत्मा परमात्मा की बात थी और ये मानवीय व्यवहारों की बात है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मनोविज्ञान की डेफिनेशंस
जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने कही। इसमें से पहली डेफिनेशन है वॉटसन की। वॉटसन ने कहा है, या वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का घनात्मक विज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार के घनात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। घनात्मक से क्या तात्पर्य है? जिसमें बच्चा, वैसे घनात्मक का मतलब क्या होता है, यानी कि प्लस, है ना, लेकिन यहाँ पे घनात्मक का मतलब होता है ऐसे व्यवहार जो उसको उन्नति कराएं, ऐसे व्यवहार जो उसके जीवन में विकास करें, यानी कि उसको उसकी लाइफ में प्लस मिले। इसलिए वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का घनात्मक विज्ञान है। एक और डेफिनेशन है, परिभाषा मोर्गन की। मोर्गन कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव एवं पशुओं के व्यवहार का विज्ञान है। उसके बाद में वुडवर्ड ने भी अपने कुछ शब्द प्रस्तुत किए मनोविज्ञान के अंतर्गत। उनके अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मतलब जैसा वातावरण होना है हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को संभालना है। तो इस तरीके से उनके अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ये कुछ डेफिनेशन है हमारे शिक्षा शास्त्रियों की, जिन्होंने मनोविज्ञान में अपने कुछ शब्द प्रस्तुत किए। मनोविज्ञान के भी कई शाखाएं हैं, मतलब एक मनोविज्ञान हर जगह यूज नहीं हुआ है। अगर आप कह लो कि हमें जो है किसी एक एरिया में बात करनी है तो वो एक एरिया में एक ही मनोविज्ञान काम आएगा, नहीं, हर एरिया के अपने अपने मनोविज्ञान हैं। तो इस तरीके से मनोविज्ञान के स्कोप हैं, कई कार्य क्षेत्र हैं, उसमें कई भागों में मनोविज्ञान को विभाजित किया गया है। जैसे कि मनोविज्ञान में पशु विज्ञान के अंतर्गत पशु के व्यवहार का अध्ययन होगा, आत्मविज्ञान के अंदर मनोविज्ञान की आत्मीयता की बातें होंगी, सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर सामाजिकता के थ्रू जो मनोविज्ञान की बातें होती हैं उनका अध्ययन होगा, किशोर मनोविज्ञान अलग होता है, बाल्य मनोविज्ञान अलग होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी का कुछ अलग एरिया होता है। तो मनोविज्ञान के भी कार्य क्षेत्र उसके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। अब मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है कुछ लक्ष्य हैं कि मनोविज्ञान किन लक्ष्यों पे काम करेगा, क्योंकि बिना लक्ष्य के तो मनोविज्ञान काम नहीं करेगा। भाई इतना स्कोप है मनोविज्ञान के, इतने एरिया में मनोविज्ञान अपने भिन्न भिन्न रूपों में रहता है, तो इस तरीके से उसके लक्ष्य भी थोड़े से अलग होंगे, क्योंकि उसके लक्ष्य के अकॉर्डिंग तो सारे जो कार्य क्षेत्र है उसमें काम होगा। तो मेनली 3 मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्यों की बात कही गई है। पहला लक्ष्य है मनोविज्ञान का पूर्वानुमान तथा नियंत्रण। कोई समस्या जब हमारे सामने आती है, जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग थोड़ा सा अपना एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि ये रहा होगा, इस घटना के पीछे ये कारण रहा होगा, ये वजहें हो सकती हैं, हो सकता है ये बात रही हो। तो हम लोग एक आइडिया लगाते हैं, एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि ये कारण, इतने कारण हो सकते हैं, घटना होने के ये कारण हो सकते हैं। और इसमें कहा गया कि नियंत्रण, कंट्रोल। तो जब भी कोई बात घटित होती है या जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसमें हमें उसका सॉल्यूशन हम तब निकाल पाएंगे, उसका हम निष्कर्ष तब निकाल पाएंगे जब हम उस पे, उस घटना के जो भी तथ्य होंगे उस पे हम नियंत्रण कर पाएंगे। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं बालक का, मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है, वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, दिमाग उसका बहुत अच्छा है, हर चीज में होशियार है, वो स्पोर्ट्स में भी है, वो कोई मिसबिहेव भी नहीं करता है, वो बहुत शांति से रहता है, पूरा डिसिप्लिन के, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता है। तो उस सिचुएशन में साइकोलॉजी बहुत काम आएगी, क्योंकि जब आप साइकोलॉजी में उस बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करोगे कि कहीं इसका पूर्वानुमान लगाओगे कि क्या इस बच्चे को अपनी फैमिली से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बच्चे के घर में कोई टेंशन तो नहीं है जो बच्चा अपनी स्टडी में पूरा टाइम नहीं दे पा रहा है,
या क्या उसको उसका जो फ्रेंड सर्कल है, उसकी जो संगत है उसमें उसे कोई परेशानी हो रही है, कोई फ्रेंड उसे परेशान कर रहा है, या कोई उसे चीट कर रहा है, या कोई उसे गलत रास्ते पे ले जा रहा है, तो ये हम उसके बच्चे का जो व्यवहार है पढ़ाई के प्रति जो वो नहीं अच्छे से समझ पा रहा है, तो हम उसका पूर्वानुमान लगाएंगे। उसके बाद में हम पूरी जो उसकी समस्या है उसको समझेंगे। उसके बाद में जितने भी कारण बन के आते हैं उन पे हम उसके निष्कर्ष निकालेंगे और उस समस्या पर हम नियंत्रण करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल था। दूसरा लक्ष्य जो है वो मनोविज्ञान का हुआ वर्णन तथा मापन। वर्णन और मापन के अंतर्गत हम अपनी क्रिया विधियों का वर्णन करेंगे। हमने जो स्ट्रेटजी अपनाई, हमने जो उपचार अपनाए, हम उसका वर्णन करेंगे। और उसके बाद में क्या क्वांटिटी या किस सीमा तक हमें अपने इस जो है काम को करना है उसका मापन करेंगे। वही बालक के अगर एग्जाम्पल को हम ले लें तो हम क्या उसके लिए हम युक्ति, क्या हम स्ट्रेटजी हम उसके लिए यूज कर रहे हैं और किस हद तक हम उस अपने स्ट्रेटजी को लेके जाएंगे, वो उसका हम मापन करेंगे। तीसरा जो लक्ष्य बनता है मनोविज्ञान का वो है व्याख्या तथा स्पष्टीकरण। एक्सप्लेन और बिल्कुल क्लियर ढंग से, पूरा अच्छे ढंग से अपनी बात को कहना, अपने व्यवहार को बच्चे के व्यवहार के साथ इस कदर तालमेल बैठाना कि हम भी बालक को समझ पाए और बालक जो है वो हमें भी कंप्लीट तौर पे समझ पाए। हम जो उसे समझाना चाह रहे हैं, हम जो अपनी युक्ति, हम जो अपनी स्ट्रेटेजी उसके सामने पेश कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो बच्चा हमारी बात को स्पष्ट समझे, व्याख्या सहित समझे, हम अपनी बात को पूरी एक्सप्लेन करें और बिल्कुल स्पष्टीकरण, ताकि बच्चे के सामने कोई डाउट ना रहे जब हम अपनी क्लास करें या जब हम अपना कोई लेक्चर कराएं या जब हम कोई पार्ट पढ़ाएं, चाहे हम प्राइमरी लेवल पे पढ़ाएं, चाहे हम सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाएं, चाहे हम हायर लेवल पे पढ़ाएं, वो लेवल की बात अलग है, लेकिन मेन बात होती है स्पष्टीकरण। एक्सप्लेनिंग बहुत जरूरी है, व्याख्या बहुत जरूरी है, और ऐसी व्याख्या और ऐसी युक्ति जिससे बालक आपके कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पाए। तो ये कुछ लक्ष्य हुए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो कार्य क्षेत्र हैं, उन कार्य क्षेत्रों में भी हमको अलग अलग स्ट्रेटजी और अलग अलग स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपने मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान के का अध्ययन क्षेत्र लिया, तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हमें पूरा बाल मनोविज्ञान यानी कि बालक का जो उसका स्टार्ट है, जो विकास है, जो उसकी गतिविधियां हैं, जो उसके क्या कहते हैं आपके ये सृजनशीलता वाला पार्ट है, उन सब का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा कंप्लीट बाल मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा। मनोविज्ञान का एक पूरा एरिया नहीं है, मनोविज्ञान के अलग अलग ब्रांचेस हैं और अलग अलग ब्रांचेस की अपनी अलग अलग स्टडी है। अगर आप एक कार्य क्षेत्र में जा रहे हो तो आपको कंप्लीट मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। अगर आप पशु मनोविज्ञान को समझना चाहते हो तो आपको उस एरिया का पूरा डिटेल लेना पड़ेगा, तब आप अपने एरिया को कंप्लीट तौर पे समझ पाएंगे। तो इससे कैसे मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ कार्य क्षेत्र हैं, इसके कुछ लक्ष्य हैं, आगे आके उसकी विशेषताएं हैं, संबंध हैं और आपके ये क्या कहते हैं आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं मनोविज्ञान की कुछ और बातों को लेके आपके सामने आती हूँ। मेरे वीडियो को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एजुकेशन का कंप्लीट ज्ञान लीजिए। थैंक यू।